देखिए आज हम लोग काम कर रहे हैं लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। हिंदी में इसको कहते हैं न्यायोचित प्रतिफल और उद्देश्य। दो वर्ड है इसमें, एक वर्ड है कंसिडरेशन और एक है ऑब्जेक्ट। एक है प्रतिफल और एक है उद्देश्य। नियमतः चैप्टर को जो लिखना चाहिए था, राइटर को पहले वर्ड लिखना चाहिए था ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्ड लिखना चाहिए था कंसिडरेशन, या पहले लिखना चाहिए था उद्देश्य और बाद में लिखना चाहिए था प्रतिफल। लेकिन ठीक है, लिखा है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसी के अनुसार से काम करते हैं। कहता है कि एक इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए, एक इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए अगर एक कोई लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो है न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दो वर्ड है। अब ये जो दो वर्ड है, इस दो वर्ड को पहले ध्यान से आप समझिए। ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले डिटरमाइन किया जाता है, और उस ऑब्जेक्ट के बदले में जो आपको फाइंड होता है वो कंसिडरेशन कहलाता है। ऑब्जेक्ट पहले डिटरमाइन किया जाता है, और ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के बाद जो आपको फाइंड होता है वो कंसिडरेशन कहलाता है, कि आप क्या फाइंड करते हैं। तो अगर बिना प्रतिफल का आप किसी को वचन देते हैं, बिना प्रतिफल का, तो वो जस्ट लाइक ए गिफ्ट होता है। लेकिन अगर प्रतिफल के बदले कंसिडरेशन के साथ आप किसी को अपना वचन देते हैं तो वो एक वचन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप चलिए कि आप किसी के यहाँ फ्रेंड के यहाँ गए, मतलब कोई ओकेजन में, मान लीजिए उसका बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी में आप गए और आप उसको गिफ्ट देते हैं, तो क्या आप उससे कोई कंसिडरेशन की आशा रखते हैं कि कुछ वो आपको देगा? वो ऐसा कोई कंसिडरेशन की आप आशा नहीं रखते हैं। तो इसको कहा जाता है प्रतिफल। मतलब प्रतिफल, उद्देश्य जो होता है वो पहले निर्धारित होता है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आप अपनी प्रक्रिया को करते हैं, जो भी आप अपने काम को करते हैं, जो भी आप अपनी मेहनत को करते हैं, और जो आपको प्राप्त होता है वो उसका प्रतिफल कहलाता है। तो वचन को पूरा करने के लिए, एक अनुबंध को पूरा होने के लिए चौथा इंपॉर्टेंट आइटम है कि प्रतिफल एवं उद्देश्य जो है वो न्यायोचित होना चाहिए। न्यायोचित का मतलब है कि वो लॉफुल होना चाहिए। अभी इसमें हम आपको पहले बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले होगा और कंसिडरेशन जो है वो बाद में होगा। अब ध्यान से आप समझिए, जैसे दो खिलाड़ी है क्रिकेट के मैदान में उतरे हुए हैं, दो खिलाड़ी है क्रिकेट के मैदान में उतरे हुए हैं, दो नहीं, मतलब एक तरफ 11 होगा और एक तरफ 2 होगा, और 2 एम्पायर होगा। अब जो बॉलर है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि वो बॉल फेंकेगा, और वो पहले से मन में लेके ये चलेगा कि या तो बैट्समैन का विकेट लेना है हमको, और या तो फिर उसको आउट करना है, और या फिर उसको रन नहीं लेने देना है। ये सब कुछ ऑब्जेक्ट लेके वो चलेगा। जब भी बॉलर बॉलिंग करता है तो ये लेके चलता है दिमाग में कि बैट्समैन को या तो हमको आउट कर देना है, और या तो बैट्समैन को हमको रन लेने नहीं देना है। ऐसा ऑब्जेक्ट होता है ना, एक हर बॉलर का ये ऑब्जेक्ट होता है। जस्ट उसके विपरीत आप जाइए बैट्समैन का, तो बैट्समैन का क्या ऑब्जेक्ट होता है कि जो भी बॉल हमको मिलेगा उस बॉल में हमको मिनिमम 2 रन, 1 रन, 4 रन, 6 रन, कुछ भी हमको मिल जाना चाहिए रन, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है, पहले डिटरमाइन किया जाता है, पहले आप सोच के चलते हैं कि हमको क्या चाहिए। और फिर कंसिडरेशन क्या होता है कि कंसिडरेशन आपको प्राप्त होता है। बॉलर ने बॉल फेंका, बॉलर ने बॉल फेंका, बाय द वे उसको अगर विकेट मिल गया तो वो उसका कंसिडरेशन होगा, विकेट मिलना उसका कंसिडरेशन होगा। और विकेट अगर नहीं मिला तो वो उसका कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से बैट्समैन के पास बॉल आया, उसके पहले वो ऑब्जेक्ट डिटरमाइन किया कि अभी तो छक्का मार ही देना, चाहे जैसे भी हो इसको छक्का मार ही देना है, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद भेज ही देना है। वो ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। और अगर वो छक्का मार भी दिया, दैट इज हिज कंसिडरेशन, वो उसका कंसिडरेशन होगा। तो ऑब्जेक्ट पहले डिटरमाइन किया जाता है, कंसिडरेशन बाद में मिलता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या सबके पास कोई ऑब्जेक्ट है? आप लोग पढ़ रहे होंगे तो कोई ऑब्जेक्ट लेके चल रहे होंगे। कोई सोच रहे होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कोई छोटे सोच रहे होंगे इनकम टैक्स का लॉयर बन रहा है, कोई सोच रहे होंगे कि बैंक का कर्मचारी बनना है, कोई सोच रहे होंगे बस ऐसे ही समय खाली बिता देना है ग्रेजुएशन का डिग्री लेके। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा भी लोग सोचते होंगे कि सिंपल समय बिता देना है ग्रेजुएशन का डिग्री, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो विदाउट ऑब्जेक्ट जो चलते हैं रास्ता में वो निश्चित है कि भटक जाते हैं। लेकिन विथ ऑब्जेक्ट अगर आप चलिएगा तो कभी नहीं भटकिएगा। आप प्री डिटरमाइन होकर अगर आप कोई काम कीजिएगा तो शायद ये आशा कम है कि आप भटकिएगा। तो ऑब्जेक्ट पहले डिटरमाइन होता है, और उसके बदले में जो आपको प्राप्त होता है ये कंसिडरेशन कहलाता है।
जरूरी नहीं है कि जितना आपने सोचा है, जितना आपने समझा है, वही सारा का सारा ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन में आपको एक्वायर हो जाएगा। हो सकता है उससे कम भी मिल सकता है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, हो सकता है उसके बराबर भी मिल सकता है। तो शायद आप ये समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और कंसिडरेशन किसको कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, अब इसका जो लीगल डेफिनेशन है वो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D के अनुसार से जो लीगल इसका डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में जब भी होगा तो लीगल डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा एज पर 2D के अनुसार से, कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहता ने कोई काम किया, कोई काम किया या वो काम से विरत रहा, विरत रहा मतलब वो काम को डिनाई कर गया, या कोई काम करता है या उससे वो डिनाई करता है कि हम वो काम नहीं करेंगे, या कोई काम करने का वचन देता है या उसे डिनाई होने का वो वचन देता है, कोई काम करता है या उसे डिनाई होने का वचन देता है, तो जो भी काम वो करता है या जो भी वो डिनाई होने का वचन देता है, दैट इज हिज कंसिडरेशन और हर कंसिडरेशन। यानी कि आप एक प्रस्तावक है, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति क्या उसका स्वीकर्ता है, तो एक प्रस्तावक दूसरा स्वीकर्ता, तो स्वीकर्ता जो भी काम करता है, जो भी काम करता है, काम करना या नहीं करना दोनों ही कंसिडरेशन में आता है। अगर आप एक्स को 500 रुपया ये दे के कहते हैं कि सुनो ये 500 रुपया लो और कल तुमको एक डांस क्लास में डांस करना है, यो कंसिडरेशन है, वो जैसे डांस करता है आपको 500 रुपया का प्रतिफल मिल गया कि वो 500 रुपया लेके आपके बदले डांस कर दिया। आप ये भी कह सकते हैं भाई को कि ये 500 रुपया लो, कल तुम डांस क्लास में परफॉर्मेंस करने मत जाना, तो वो 500 रुपया लेके काम नहीं किया, काम से वो विरत रह गया, वो भी आपका कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन दोनों ही होता है, काम करना भी कंसिडरेशन होता है और काम नहीं करना भी कंसिडरेशन होता है। ये सिर्फ हम कहें कि सिर्फ काम करना ही कंसिडरेशन होगा, ऐसा कहना गलत है। कंसिडरेशन दोनों तरह से होता है। आप 500 रुपया देकर उसे डांस करवाते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। 500 रुपया देकर आप उसको कहते हैं काम मत करना, तुम डांस मत करना कल अपने क्लास में, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। क्यों नहीं काम करने देना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, हो सकता है आप ये चाहते होंगे कि अगर वो चला जाएगा तो हम हार जाएंगे, तो उसको 500 रुपया दे के हम जाना ही बंद करवा देते हैं, वो नहीं जाएगा तो हम जीत जाएंगे, ये सब ऐसा कुछ हो सकता है। कंसिडरेशन जो होता है वो तीनों तरीके से होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। कंसिडरेशन तीनों तरीके का होता है, लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि विदाउट एनी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लीगल। विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन, नॉट आई एम सेइंग a lot of amount of consideration या sufficient amount of consideration, विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट बिना कंसिडरेशन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लॉफुल नहीं होता है। इसमें एक केस लॉ दिया हुआ अब्दुल अजीज बर्ने मजूम का, अब्दुल अजीज वर्सेस मजूम। अब्दुल अजीज वर्सेस मजूम के केस में हुआ क्या था कि एक पार्टी जो था, जो अब्दुल अजीज है नेचुरली वो केस करने वाला होगा, पहला नाम है, और मजूम जो है जिसके ऊपर केस किया गया होगा। तो अब्दुल अजीज ने क्या कहा था कि मजूम से ये रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक मस्जिद बनानी है और मस्जिद बनाने के लिए आप मुझे चंदा दो। तो उसने चंदा के रूप में उसको 500 रुपया देने का प्रतिज्ञा किया कि ठीक है आप काम करो, 500 रुपया हम आपको चंदा देंगे, 500 रुपया चंदा देंगे। ये बात उसने स्वीकार कर ली, और वो बाद में क्या हुआ कि जैसे मस्जिद बनाने की बारी आई वो 500 रुपया देने से इनकार कर दिया, कहा कि हम नहीं देंगे, उसने उसके ऊपर केस कर दिया। अब केस में यही हुआ कि वकील जब बहस किया तो जज का डिसीजन आया कि जो अब्दुल अजीज पैसा का मांग कर रहा है माजूम से, तो माजूम की इच्छा पर है कि वो दे या ना दे। चंदा हमेशा दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर होती है, अगर उसकी इच्छा है तब वो चंदा देगा, नहीं इच्छा तो नहीं देगा। चंदा हमेशा इच्छा पर होता है, आप किसी से लीगली जबरदस्ती चंदा नहीं मांग सकते हैं। तो लीगली जबरदस्ती अगर आप उससे चंदा नहीं मांग सकते हैं, तो माजूम ने जो कहा था कि 500 रुपया मैं मस्जिद बनाने के लिए चंदा दूंगा, वो बिल्कुल माजूम की इच्छा पर है, ये अब्दुल अजीज की इच्छा पर नहीं है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि माजूम अगर 500 रुपया चंदा देता भी है तो उसको प्रतिफल में क्या मिलेगा, प्रतिफल में उसको कुछ नहीं मिलेगा। चंदा देने से प्रतिफल नहीं मिलता है, कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलता है, कोई कंसिडरेशन नहीं होता, और जब कोई कंसिडरेशन नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। विदाउट एनी कंसिडरेशन इट कैन नॉट बी बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ये डेफिनेशन क्लियर है? यस सर।
चलिए अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या लीगल रूल ऑफ कंसिडरेशन। लीगल रूल ऑफ कंसिडरेशन में मतलब कहना है, पहला जो लीगल रूल है कि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर होनी चाहिए। वचनदाता कौन होता है? वचनदाता वो पहला आदमी होता है जो प्रस्तावक होता है, और प्रस्तावक की इच्छा पर कंसिडरेशन पहले तय किया जाता है। स्वीकर्ता की इच्छा पर कंसिडरेशन तय नहीं होता है। प्रस्तावक की अगर इच्छा है तो वो कंसिडरेशन तय कर सकता है, स्वीकर्ता नहीं चयन कर सकता है अमाउंट का या कंसिडरेशन का। फॉर एग्जाम्पल, ए का मान लीजिए कि बेटा खो गया है और वो बी को बोलता है कि तुम मेरा बेटा खोज के अगर ला के दोगे तो हम तुमको कुछ इनाम की राशि देंगे, और बी उसको खोज के ला के देता है, और बी ये कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा खोज के ला के दिया हूँ, 5,000 रुपया तुम हमको दो। तो वो कंसिडरेशन जो है वो बी के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जाएगा, वो जब भी डिटरमाइन होगा वो ए के द्वारा डिटरमाइन होगा। रही बात, अगर बी को 5,000 लेना था तो ये पहले तय कर देना चाहिए था कि मैं तभी जाऊंगा जब मैं 5,000 रुपया लूंगा, तब वो कंसिडरेशन वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पर ए ने कहा था बी के कि मेरा बेटा खो गया है, तुम उसको ढूंढ के लाओ, ढूंढ के ला के दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपया या कुछ रकम दूंगा। उसने अमाउंट नहीं कहा, कुछ रकम दूंगा। तो वैसी स्थिति में ये जो कंसिडरेशन है वो डिफाइन किया गया था किसके द्वारा? प्रोमिसर के द्वारा। एक्सेप्टर के द्वारा कभी भी कंसिडरेशन डिफाइन नहीं किया जाता है। प्री प्लानिंग जो किया जाता है वो कौन डिफाइन करता है? वो प्रोमिसर डिफाइन करता है, एक्सेप्टर उसको डिफाइन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसका लीगल रूल है कि कंसिडरेशन में बी फॉर्म द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन जो है वो वचन ग्रहता की ओर से भी हो सकता है या उसके द्वारा कोई अपॉइंटेड एजेंट होगा, वो एजेंट के द्वारा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये कंसिडरेशन प्रोमिसर और प्रोमिसी के ही बीच में होगा, चाहे तो इन दोनों के सहमति से, प्रोमिसर प्लस प्रोमिसी के सहमति से किसी थर्ड पार्टी को भी कंसिडरेशन मिल सकता है, ऐसा भी रूल है। और इस रूल में सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है चिन्मैया वर्सेस रमैया का। इंपॉर्टेंट रूल है, केस लॉ है चिन्मैया वर्सेस रमैया का। इसमें क्या है, यहाँ पर जो विवाद है वो माँ बेटी का विवाद है। आश्चर्य लगेगा कि विवाद माँ और बेटी के बीच में हुआ था। विवाद जब माँ बेटी के बीच में था तो हुआ क्या था कि एक महिला थी जिसकी बेटी की नाम थी रमैया, एक महिला उसकी बेटी की नाम थी रमैया। माँ ने अपनी बेटी को अपनी सारी संपत्ति दान में लिख कर दे दी, जो रमैया बेटी का नाम है। ध्यान दीजिए, चिन्मैया यहाँ पर अभी हम नहीं ला रहे हैं वर्ड। एक महिला है, उसकी बेटी का नाम है रमैया, तो माँ ने अपनी बेटी को दान में अपनी सारी संपत्ति लिखकर ये दे दी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दे रही हूँ अपनी बेटी को, बशर्ते वो मेरे भाई, उस महिला का भाई, उस महिला के भाई का नाम यहाँ पर आ गया, थर्ड आदमी आ गया, दैट इज चिन्मैया, चिन्नैया, जो थर्ड आदमी आ गया। महिला ने अपनी बेटी को समस्त संपत्ति दान में ये लिख कर दी कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी रमैया को दे रही हूँ, इस शर्त पर कि रमैया मेरे भाई को 653 रुपया प्रति वर्ष एनुअल मेंटेनेंस के रूप में दिया करेगी। ध्यान से देखिएगा, माँ ने अपनी बेटी को सारी संपत्ति दी दान में, ये कहते हुए कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी को दे रही हूँ इस शर्त पर कि वो मेरे भाई को 653 रुपया उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके जीवन यापन के लिए प्रति वर्ष दिया करेगी। और ये कहते हुए उसने अपनी सारी संपत्ति दे दी। कुछ दिन तक तो मामला ठीक रहा जब तक माँ जिंदा रही, लेकिन जैसे ही माँ गुजर गई, रमैया अपने मामा मतलब चिन्नैया को पैसा देना बंद कर दी। उसने ये कही कि मैं अपने मामा को पैसा क्या दूं, मुझे तो मामा से कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं है, कोई प्रतिफल मिला ही नहीं है, मेरा और मेरे मामा के बीच तो कोई अनुबंध ही नहीं हुआ है। जब अनुबंध नहीं हुआ तो मेरा कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, मेरे मामा से प्रतिफल हम 653 रुपया देंगे तो हमको क्या मिलेगा? अपने मामा से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पैसा नहीं दूंगी अपने मामा को। तब जाके चिन्नैया ने रमैया पर केस किया। तब यहाँ पर ये चिन्नैया वर्ड आया है, मामा है, मामा चिन्नैया जो है वो मामा, रमैया जो उसकी भांजी है, तो मामा के द्वारा भांजी के ऊपर केस किया गया है। अब जज ने ये जजमेंट दिया कि चिन्नैया के द्वारा त्याग किया गया है, उसकी बहन ने जो त्याग किया वो एग्रीमेंट में लिख के त्याग की है कि मैं अपनी समस्त धन राशि, अपनी समस्त संपत्ति अपनी बेटी को इस शर्त पर दे रही हूँ कि वो मेरे भाई को दिया करेगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को वो एग्रीमेंट में इन्वॉल्व कर ली थी।
तो भले चिन्नैया से उसको रमैया को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन चिन्नैया की बहन यानी रमैया की माँ ने उसको कुछ ना कुछ दी अपनी संपत्ति, इसी शर्त पर कि जितनी भी संपत्ति उसमें से 653 रुपया प्रति वर्ष वो मेरे भाई को दिया करेगी। इसलिए ये कहा जाए कि यहाँ पर कंसिडरेशन का अभाव है, चिन्नैया से रमैया को कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं देगी। ये गलत है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ऑलरेडी पहले से था। तो ये भी कहा गया कि वचनदाता या वचन ग्रहता की इच्छा पर कोई तीसरे पक्षकार के द्वारा भी प्रतिफल का निर्धारण किया जा सकता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसिडरेशन में बी टू डू एक्ट और टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रॉमिस। प्रतिफल कोई काम करने का भी हो सकता है और प्रतिफल कोई काम से विरत रहने का भी हो सकता है। प्रतिफल दोनों तरह का होता है। हमने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी को ये कहिए कि मैं आपको 500 रुपया दे रहा हूँ, कल तुम क्लास में आना डांस करने के लिए और कंपटीशन में भाग लेना, तो ये कुछ काम करना, दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन। और आपने किसी को ये कहा कि देखो भैया कल फाइनल एग्जाम है, कल फाइनल मुकाबला है, तुम अगर डांस करोगे तो मैं तो हार जाऊंगा, ऐसा करो तुम 500 रुपया लो, तुम कल क्लास में प्रेजेंट मत होना। तो अगर प्रेजेंट नहीं होना तो वो उसको आपने काम से विरत रहने के लिए कहा, तो काम से विरत रहना भी कंसिडरेशन है। जैसे वो 500 रुपया लेकर नहीं आएगा, वो भी एक प्रतिफल आपका माना जाएगा। तो प्रतिफल काम करना भी होता है और काम से विरत रहना भी प्रतिफल होता है। चौथा कहता है कि प्रतिफल कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट सम कंसिडरेशन। प्रतिफल का कुछ ना कुछ होना जरूरी है। एक बहुत विद्वान न्यायाधीश ये कहते हैं कि प्रतिफल कभी भी हवाई जहाज से निकलने वाले धुएं की रेखा के समान नहीं होना चाहिए। हवाई जहाज से जो धुआं निकलता है, पीछे की ओर जो धुआं निकलता है, अगर आप उसको देखेंगे तो सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन वैसा कोई धुआं होता नहीं है वहां पर। अगर आप छूने जाइएगा तो फिजिकली कुछ नहीं होता है, फिजिकली कुछ चीज वहां पर नहीं होता है, धुआं दिखाई नहीं पड़ता है। तो वही चीज कहा है कि प्रतिफल कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ सुनने लायक हो, सिर्फ देखने लायक हो, ऐसा प्रतिफल नहीं होता है। प्रतिफल ऐसा होना चाहिए जो छूने लायक हो, लेने लायक हो, पकड़ने लायक हो, महसूस करने लायक भी होना चाहिए, तो वो प्रतिफल होता है। प्रतिफल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कह दिया कि जा बाबा तुमको हम 500 रुपया दिए और तुम हमको आशीर्वाद दे दिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, तो वो प्रतिफल नहीं माना जाता। कानून की नजर में उसको प्रतिफल नहीं कहा जाता है। प्रतिफल कुछ ना कुछ अवश्य होने चाहिए। नेक्स्ट मन कहता है कि कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। प्रतिफल कभी भी अवैधानिक नहीं होना चाहिए। अगर आप विधान को तोड़कर कोई प्रतिफल प्राप्त करते हैं तब तो ये गंभीर अपराध है। अगर विधान को तोड़कर आप कोई प्रतिफल प्राप्त करते हैं तो ये बिल्कुल एक गंभीर अपराध है। कोई भी काम अवैधानिक तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर अवैधानिक होगा तो फिर वो लॉफुल कंसिडरेशन कहलाएगा ही नहीं। नेक्स्ट कहता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन वास्तविक में होना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, चाहे वो भूतकाल में प्राप्त हो, चाहे वो वर्तमान काल में प्राप्त हो, चाहे वो भविष्य काल में प्राप्त हो, लेकिन वो प्राप्त हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रतिफल अस्पष्ट होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए, भ्रामक होना चाहिए, वो असंभावित होना चाहिए। ऐसा प्रतिफल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्रतिफल होगा तो वो कपटपूर्ण होगा और वो लॉफुल कंसिडरेशन में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कहा गया कि कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसा कि पहले डेफिनेशन से भी हम बात करते आ रहे हैं कि प्रतिफल जो होता है वो वर्तमान काल में भी हो सकता है, भूतकाल में भी हो सकता है और भविष्य काल में भी हो सकता है। प्रतिफल तीनों तरीके से होता है। और तीनों तरीके में पहला, जैसे मान लीजिए भूत की बात करते हैं कि पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन जैसे चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में आपको बताया गया कि उसकी माँ ने अपने भाई के बदले में प्रतिफल बहुत पहले दे दी थी, मरने से पहले दे दी थी। अब उसका प्रयोग उसके भाई बेटी को करना था, तो ये पास्ट कंसिडरेशन कहलाता है कि वो इनडायरेक्टली उसकी माँ ने मरने से पहले ही कंसिडरेशन अपनी बेटी को दे दिया था अपने भाई के बदले में, दैट इज पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है कि अभी टाइम टू टाइम, मतलब एक हाथ से आप 10 रुपया दे रहे हैं, दूसरा हाथ से दुकानदार आपको कलम दे रहा है, तो एक हाथ से 10 रुपया देना या दूसरे हाथ से आप अपना कलम दे रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ये प्रेजेंट कहलाता है कि अभी आप दुकानदार को 10 रुपया दिए, प्रतिफल में आपको क्या मिला, एक कलम मिल गया। दुकानदार ने अपना कलम दिया, उसको प्रतिफल में क्या मिला, उसको 10 रुपया मिल गया। तो ये प्रतिफल प्रेजेंट प्रतिफल कहलाता है, वर्तमान प्रतिफल कहलाता है कि दोनों को सामने गेट टुगेदर साथ ही साथ प्राप्त हो जाता है। और एक होता है फ्यूचर, भविष्य का प्रतिफल, भविष्य में प्राप्त होता है। आप अभी कलम लिए, दुकानदार आपका जान पहचान का है,
दुकानदार को आपने कहा भैया देखिए कलम तो ले जा रहे हैं, पैसा 4 दिन के बाद देंगे। दुकानदार बोला ठीक है कोई बात नहीं है ले जाओ, 4 दिन के बाद तुम लेकिन पैसा दे देना। तो वो उसको कंसिडरेशन कब प्राप्त होगा? भविष्य में प्राप्त होगा, इन फ्यूचर उसको कंसिडरेशन प्राप्त होगा। अभी उसको प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, इन फ्यूचर प्राप्त हो रहा है। तो कंसिडरेशन पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि देयर मस्ट बी सेपरेट कंसिडरेशन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। प्रत्येक अनुबंध के लिए अलग अलग प्रतिफल होना चाहिए। अगर अनुबंध 2-3 है तो प्रतिफल भी 2-3 होना चाहिए। अगर अनुबंध अलग अलग करने योग्य है तो प्रतिफल भी अलग अलग करने योग्य होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 अलग अलग अनुबंध है तो प्रतिफल एक ही में जोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिफल अगर अनुबंध भी अलग अलग है तो प्रतिफल भी अलग अलग होना चाहिए। अनुबंध अगर एक ही है तो एक ही प्रतिफल से काम चल सकता है, लेकिन अनुबंध अगर अलग अलग है, 3-4 अनुबंध है, तो प्रतिफल भी अलग अलग होना चाहिए। नहीं, प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए। ये बात आपको पहले भी बताया गया कि प्रतिफल का हमेशा कुछ ना कुछ मूल्य होना चाहिए। कभी भी वो धुएं की रेखा के समान नहीं होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, उसका मूल्य होना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को 5,000 रुपया देते हैं और वो आशीर्वाद में आपको कहता है कि जाओ बच्चा तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, 5,000 रुपया तुम हमको दान में दिए हो, तो वो 5,000 रुपया जो है उसका कोई मूल्य है, लेकिन वो जो आशीर्वाद दिया उसका कौन सा मूल्य है? तो कानून की नज़र में वो आशीर्वाद जो है उसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए वो प्रतिफल नहीं हो सकता कि आपने जो त्याग किया 5,000 रुपया, उस त्याग के बदले में जो आपको पंडित जी आशीर्वाद दिए कि बच्चा तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, वगैरह वगैरह जो भी वो आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद कभी भी प्रतिफल नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है। भले ही समाज के रीति रिवाज में इसका मूल्य है, लेकिन कानून के रीति रिवाज में इसका कोई मूल्य नहीं है। तो प्रतिफल हमेशा मूल्यवान होना चाहिए, भले ही जो भी हो, लेकिन मूल्यवान होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उसका मूल्य बहुत ज्यादा हो, बहुत कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब ये तो हो गया लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंसिडरेशन। लेकिन किसी किसी प्रतिफल में किसी किसी अनुबंध में अगर प्रतिफल नहीं भी है, किसी किसी अनुबंध में अगर प्रतिफल नहीं भी है तो वो अनुबंध लीगल हो जाता है। तो नेचुरली है कि ये इस नियम का अपवाद हो जाएगा। जो हम लोग अभी नियम पढ़े हैं उस नियम का ये अपवाद हो जाएगा, कुछ उसका एक्सेप्शन हो जाएगा कि कहाँ पर अनुबंध में प्रतिफल नहीं है फिर भी वो मान्य है, कहाँ पर अनुबंध में प्रतिफल नहीं है फिर भी वो लीगल है। ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ पर अनुबंध में प्रतिफल नहीं होने के बावजूद भी वो एक मान्य प्रतिफल है। तो उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में पहला है एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी, ट्रस्टी आपने सुना है, ट्रस्ट वर्ड सुना है। ट्रस्ट क्या होता है? कोई भी संस्था की तरह होती है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं, वो सेवा भाव से वहाँ पर जुटते हैं, और सेवा भाव से जब वो जुटते हैं तो वहाँ पर उनका उद्देश्य जो होता है वो उससे काम लाभ कमाना नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई धर्मशाला बनता है, वहाँ पर कुछ मेंबर लोग होते हैं, ट्रस्टी लोग होते हैं जो उस धर्मशाला का निर्माण कराते हैं, अपना पैसा देते हैं। कोई 2 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है, कोई 1 लाख देता है, कोई 10,000 देता है, किसी की जितनी कैपेसिटी है वो उस धर्मशाला को बनाने में, निर्माण करने में लगाता है। जो ट्रस्टी होता है, जो मेंबर होता है, जो आदमी होता है, तो अगर कोई आदमी 4 लाख रुपया दान में दिया है धर्मशाला बनाने के लिए या हॉस्पिटल बनाने के लिए या स्कूल या कॉलेज बनाने के लिए, तो कल होकर वो ये नहीं कर सकता कि हम 4 लाख रुपया दिया तो बदले में हमको क्या मिला, हमको बदले में क्या मिला। तो वो ये नहीं कर सकता है। ट्रस्ट जो होता है वो एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है। उस ट्रस्ट में पहले तय हो जाता है कि कौन पक्षकार कितना पैसा देगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सचिव बनेगा, कौन कोषाध्यक्ष बनेगा, कौन कितना पैसा देगा, कौन चंदा किससे लेगा, ये सब पहले तय हो जाता है। तो वहाँ पर जो चंदा देगा उसको तो बदले में कुछ मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं तो ये आप कह दीजिएगा कि वो लॉफुल नहीं है, तो ये कहना गलत है। अगर आप कहिएगा कि ये लॉफुल नहीं है तो ये कहना गलत है। वहां पर आपने कुछ ना कुछ पहले से बात किया था देने का, वो ट्रस्ट में लिखा हुआ था। तो ट्रस्टी जो होते हैं वो ट्रस्टी विदाउट कंसिडरेशन भी लॉफुल कंसिडरेशन के बिना कंसिडरेशन का भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है चार्ज ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी तीसरे पक्षकार के लाभ के लिए विशिष्ट संपत्ति पर भार की स्थापना की गई है, किसी तीसरे पक्षकार के लाभ के लिए भार की स्थापना की गई है, तो वो भी लीगल होगा। तीसरा पक्षकार जो कि आपको चिन्हैया रमैया के केस में दिखाई पड़ा।
नेक्स्ट होता है मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और फैमिली अरेंजमेंट। आप एक देखते होंगे अखबार में आता है मैट्रिमोनी, देखा है आपने कभी? वो क्या होता है, शादी करवाने का वो लोग ठेका लेता है। वो लीगल रजिस्टर्ड एक पार्टी होता है जो योग्य वर की तलाश करवाता है, योग्य वधु की तलाश करवाता है। तो वो अखबार में विज्ञापन आपको अगर देना है तो आप उसको दीजिए कि भैया मुझे योग्य वर की तलाश है। किसी को अगर चाहिए तो कोई लिखवाता है कि मुझे योग्य वधु की तलाश है, ठीक है। शादी तो वर और वधु की होगी, शादी जो होगी वो वर और वधु की होगी, लेकिन उसको कंसिडरेशन में क्या चाहिए, जिस पार्टी के द्वारा ये आप प्रचार करवा रहे हैं, जिस अखबार में मैट्रिमोनी दे रहे हैं, वो आपसे फीस चार्ज करेगा कि भैया 5,000 रुपया लगेगा, 4,000 रुपया लगेगा, 2,000 रुपया लगेगा। वो एक रेट तय करेगा। शादी लड़का और लड़की के बीच में होगा, दूल्हा और दुल्हन के बीच में शादी होगा, लेकिन पैसा कौन लेगा, कंसिडरेशन वो लेगा, वो मैरिज सेटलमेंट कराएगा, और वो लीगल आदमी, उसको कंसिडरेशन में कुछ नहीं मिलेगा। आपको कंसिडरेशन में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 5,000 रुपया आपको उसको देना पड़ेगा, 4,000 रुपया देना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो फैमिली अरेंजमेंट का होता है, पार्टीशन का होता है, भाई का बंटवारा का होता है, मैरिज सेटलमेंट का होता है, वहाँ पर एक पक्षकार को प्रतिफल नहीं भी मिलता है, जो पक्षकार है उसको प्रतिफल नहीं भी मिलता है, फिर भी वो बिना प्रतिफल का अनुबंध वैध है। नेक्स्ट होता है एज एन ऑफिशियल रिसीवर। एक चैप्टर आप पढ़िएगा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, दिवालिया। जब एक पार्टी दिवालिया होता है तो कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। उस ऑफिशियल रिसीवर की जिम्मेवारी होती है कि जिस आदमी को दिवालिया घोषित किया जा रहा है उसकी सारी संपत्ति को वो बिचवाए, और बिचवा कर जितने भी लाइबिलिटी है उनका वो पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बाद जो भी बचता है पैसा वो कोर्ट को हिसाब बता दे। तो वो जो ऑफिशियल रिसीवर होता है ना, वो उस संपत्ति का मालिक तो नहीं होता है, उसका कुछ भी वो मालिक नहीं होता। मालिक तो वो आदमी होता है जो दिवालिया होने वाला है। और जब वो दिवालिया होने वाला और वो मालिक दूसरा कोई बन जाता है और उसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता, फिर भी वो संपत्ति को ऐसे बिचवाता है मानो वही संपत्ति का मालिक है, तो वहां पर ऑफिशियल रिसीवर का कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो संपत्ति को बेचवाता है बिना प्रतिफल का। उसने कोई त्याग नहीं किया है, संपत्ति तो किसी और की है, पैसा किसी और ने लगाया था, लेकिन बिचवा रहा है कोई और, कोई थर्ड पार्टी उसको बिचवा रहा है, कोई ऑफिशियल रिसीवर जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड आदमी है वो बिचवा रहा है। तो वैसी स्थिति में उसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता है, फिर भी यहाँ पर वो अनुबंध जो है वो लॉफुल है। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर आपने किसी दायित्व को स्वीकार कर लिया है, दायित्व को स्वीकार करने का मतलब होता है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले एक्सेप्ट कर लिए हैं तो वहां पर आपका कोई प्रतिफल नहीं होगा, फिर भी आपके लिए वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी बैंक में लोन लेने के लिए किसी मित्र के बदले में आपने गारंटी दे दिया, आपने अपने मित्र को लोन दिलवाया और बदले में आपने गारंटी दे दिया कि ठीक है मेरे मित्र को लोन दीजिए, गारंटर मैं बन जाता हूँ। अब आप गारंटर बन गए और बाय दी वे आपका मित्र दिवालिया हो गया, आपका मित्र पैसा लौटा पाने की स्थिति में बैंक का नहीं है, बैंक किसको पकड़ेगी, आपको पकड़ेगी, क्योंकि आप गारंटर बने हुए हैं। आपको प्रतिफल में क्या मिला था, कुछ नहीं मिला था, पैसा तो आपका दोस्त लेके गया था, और आज पैसा किसको देना पड़ेगा, अगर वो डिफॉल्टर हो जाएगा आप पैसा दीजिएगा, क्योंकि आप उसके गारंटर बने थे। तो जब आप उसके गारंटर बने थे और डिफॉल्टर वो होगा, तो आपको तो कोई पैसा नहीं मिला था, 1 रुपया नहीं मिला था, मिला था आपके दोस्त को, लेकिन आपको बिना कंसिडरेशन का वो लॉफुल तरीके से अपने घर से पैसा जाकर बैंक को देना पड़ेगा। तो वहां पर गारंटर करने कुछ भी नहीं पाया था, बिना कंसिडरेशन का आज मुफ्त में उसको हर्जाना देना पड़ रहा है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एजेंट के द्वारा किया गया है, एजेंट के द्वारा का मतलब होता है कि एजेंट, जैसा आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति के एजेंट भारतीय रेल का, जितना भी भारतीय रेल की जितनी भी संपत्ति है उसके सारे के सारे मालिक कौन है, भारत के राष्ट्रपति है। तो वो अपने एजेंट के थ्रू करवाते हैं। भारत के राष्ट्रपति कहीं सिग्नेचर नहीं करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, जो उनका एजेंट होता है, जीएम होता है, जेडएम होता है, डीआरएम होता है, जो लोग का लीगल जो पदाधिकारी होते हैं वो उस एग्रीमेंट को करते हैं। तो जो पदाधिकारी होते हैं, डीआरएम होते हैं, जेडएम होते हैं, जो भी होते हैं, उनको बदले में कुछ नहीं मिलता है। वो संपत्ति किनकी हो जाती है, वो तो भारतीय रेल की हो जाती है, वो भारत सरकार की हो जाती है, भारत के राष्ट्रपति उसके मालिक हो जाते हैं। लेकिन ये जो एजेंट होता है ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ अपना नौकरी कर रहा है, लेकिन इसको मिलता कुछ नहीं है। किसी की जमीन खरीद लेता है, किसी की जमीन पर वो पटरी बिछवा देता है, किसी को कुछ करवा देता है, जो उसका लीगल वर्क वो सब करवाता है, लेकिन ये सारा वर्क के बदले में जमीन किसकी हो जाती है, भारतीय रेल की हो जाती है, उसकी नहीं होती है। तो ये जो एग्रीमेंट करता है ये विदाउट कंसिडरेशन करता है, फिर भी ये लॉफुल है, ये भी फिर भी मान्यता है, और यहाँ पर बिना कंसिडरेशन का किया हुआ अनुबंध भी मान्य है। तो इस तरह से हम लोग 6 ऐसा टॉपिक पढ़ लिए जहाँ पर कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी वो अनुबंध मान्य है।
और उसके पहले हम लोग ऐसा 9 टॉपिक पढ़े जिसमें ये बताया गया था कि एक अनुबंध को वैध होने के लिए लीगल कंसिडरेशन में क्या क्या आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ 2 पॉइंट? यस सर।